दोस्तों, आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। आईपीसी का हम लोग चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर 11 में मैंने पिछले वीडियो में आपको सेक्शन 212 तक, जिसमें अपराधी को संशय, ये उसका टाइटल था, वहाँ तक पढ़ा दिया है। आज जो हम ग्रुप ऑफ सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन 213 से सेक्शन 216A तक पढ़ेंगे। इन 5 धाराओं में हम लोग सबसे पहले धारा 213 की बात करते हैं। धारा 213 और धारा 214 माने 213 और 214, ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सुनिए, 213 में क्या लिखा है। 213 में लिखा है, अपराधी को दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए उपहार आदि लेना। टाइटल केवल इतनी सी बात करता है कि किसी अपराधी को दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए, प्रतिक्षात ये वर्ड हम पिछले 2-3 वीडियोस में हमने देखा है, सुना है। उसमें दंड से प्रतिक्षादित करने का मतलब उसको जो दंड मिलना चाहिए उससे कोई बचाना चाह रहा है। तो अपराधी को दंड से प्रतिक्षादित करना है, उसके लिए कोई व्यक्ति उपहार ले रहा है। बात समझ में आई आपको? क्या किया जा रहा है? अपराधी को दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए, उसको दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लिया जा रहा है। तो जो उपहार आदि ले रहा है, हम उसके लिए दंड की व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो 213 में एंटर होते हैं। लिखा है, जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल स्वरूप। अच्छा, प्रतिफल कब मिलता है? प्रतिफल कब मिलता है? प्रतिफल तब मिलता है जब आप कोई कार्य करते हो। तो जो कोई व्यक्ति, जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल स्वरूप क्या करेगा? प्रतिफल स्वरूप क्या करेगा? कोई पारितोषण या किसी संपत्ति में प्रत्यास्थापन, कोई की संपत्ति का प्रत्यास्थापन। या तो उससे बोलता है कोई पारितोषण उसको मिलने वाला है अपराधी को, या संपत्ति में उसका प्रत्यास्थापन होने वाला है, या कोई प्रॉपर्टी में उसको उसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसको वो मिलने वाली है प्रॉपर्टी। ठीक है ना? इन दो चीजों के लालच में, पारितोषण के लिए या किसी संपत्ति प्रत्यास्थापन के लिए, जो कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल स्वरूप ऐसा पारितोषण या संपत्ति का प्रत्यास्थापन क्या करता है? ग्रहण करेगा, प्रतिग्रहित करेगा, प्रतिफल स्वरूप प्रतिग्रहित करेगा। ठीक है ना? या ग्रहण करेगा माने प्राप्त करेगा, या प्रयत्न करेगा, या प्रतिग्रहित करने का करार करेगा। ये बात हो गई। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है? कोई पारितोषण या संपत्ति का प्रत्यास्थापन प्रतिफल स्वरूप। प्रतिफल के लिए अभी मैंने बताया नहीं कि प्रतिफल किस बात के लेना चाहता है, वो आपको बताऊंगा। प्रतिफल स्वरूप, क्योंकि टाइटल में तो केवल इतना लिखा था दंड से प्रतिक्षादित करना, ऐसा नहीं है। 3 बातें सेक्शन के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है ना? तो प्रतिफल स्वरूप क्या करता है? प्रतिग्रहित करता है, अभिप्राप्त करता है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या प्रतिग्रहित करने का करार करता है। अब सुनिए क्या इंटेंशन है, क्या काम करना चाहता है, किसका प्रतिफल है? प्रतिफल है नंबर 1, किसी अपराध को छिपाने के लिए। नंबर 2, किसी व्यक्ति को किसी वैध दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए। नंबर 3, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के लिए कोई कार्यवाही होने वाली है, उसके विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होने वाली है, उसे न करने के लिए। ठीक है ना? फिर सुन लीजिए, अब आपको 3 पॉइंट पहले मैं वो वाले गिनाता हूं जिसके लिए वो प्रतिफल स्वरूप पारितोषण या संपत्ति प्रस्तापन उसको मिलने वाला है। ठीक है ना? वो 3 बातें हैं, अपराध को छिपाने के लिए। नंबर 2, अपराधी मतलब किसी व्यक्ति को वैध दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए, ओके, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन के लिए, वैध दंड दिलाने के प्रयोजन के से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए। इन 3 कार्यों के प्रतिफल स्वरूप कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करता है? कोई पारितोषण या संपत्ति का प्रत्यास्थापन प्रतिफल स्वरूप प्रतिग्रहित करेगा, अभिप्राप्त करेगा, ऐसा प्रयत्न करेगा, या अभिप्राप्त करने का करार करेगा, प्रतिग्रहित करने का करार करेगा। तो अब इसमें दंड देखिए। दंड की कैटेगरी कोई एक नहीं है, क्योंकि अपराध कोई भी हो सकता है। अपराध अगर गंभीर है तो गंभीर बड़ा दंड दिया जाएगा, अपराध छोटा है छोटा दंड दिया जाएगा। तो जो हम लोग पिछली धाराओं में जैसे कैटेगराइज करते आए हैं, वैसे ही यहाँ भी कैटेगराइज कर रहे हैं।
धारा कहती है कि जो मृत्युदंड से दंडनीय अगर अपराध के लिए ऐसा काम कर रहा है, उससे बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है, मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराधी और उसे बचाने के लिए पारितोषिक या संपत्ति का प्रतिस्थापन कर रहा है, तो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का हो सकेगा या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2, अगर वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के लिए ये सब काम कर रहा है, तो फिर 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर 10 वर्ष से कम दंड के लिए उपरोक्त अपराध किया है, धारा 213 के अंतर्गत अपराध किया गया है, तो उस अपराध के लिए, क्योंकि 10 वर्ष से कम वाले छोटे बहुत सारे अपराध होते हैं, तो जिस अपराध के लिए अपराधी को दंडित किया जा रहा है उसकी दीर्घतम अवधि का 1/4 इसको दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए अपराधी को दंडित किया जा रहा है, उसके लिए इसने क्या किया, उसको छिपाया, ठीक है ना, उसके लिए पारितोषण लिया, तो इसे 6 माह की सजा दी जाएगी। 1/4, 2 साल का 1/4 6 माह दिया जाएगा। ये है 213। मैंने 213 इसलिए डिस्कस ज्यादा की क्योंकि 214 में भी ऐसी बात की गई है, केवल अंतर कितना है, यहां उपहार ले रहा है और वहां उपहार देने की प्रस्तावना कर रहा है। तो अपराधी के प्रतिस्थापन के, मैं सेकंड पढ़ रहा हूं 214, अपराधी के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यास्थापन। अपराधी को प्रतिष्ठापित करना है, अपराधी को छिपाना है, इसके प्रतिफल स्वरूप अब यहां क्या कर रहा है, उपहार की प्रस्तावना कि मैं तुम्हें ये उपहार दे दूंगा या मैं संपत्ति में आपका प्रत्यावर्तन करा दूंगा, मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे दूंगा। ठीक है ना, है वैसी, बस वहां पे ले रहा था, यहां दे रहा है। अब सेक्शन में देखिए, वैसी बातें लिखिए, जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध, ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए, वही 3 बातें, उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए, व्यय दंड से प्रतीक्षापित करने के लिए, किसी व्यक्ति को के विरुद्ध व्यय दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए, 3 वही बातें जो ऊपर थी। प्रतिफल स्वरूप क्या काम करता है, कोई पारितोषण देगा, ठीक है, या देने या दिलाने की प्रस्तावना करेगा, या करार करेगा, या संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या करवाएगा। कोई बात सिंपल। तो दंड का प्रावधान वही है, अगर मृत्युदंड से दंड नहीं है तो 7 वर्ष और जुर्माना, यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, मतलब 10 वर्ष से ऊपर वाला आजीवन कारावास, 10 वर्ष के बीच का कारावास, उसके लिए 3 वर्ष और जुर्माना। और अगर 10 वर्ष से कम का कारावास है तो फिर उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के 1/4 तक का भागीदार होगा। इसमें, इस सेक्शन में एक अपवाद दिया गया जो दोनों धाराओं के लिए, उपरोक्त धाराओं के लिए, धारा 213, 214 के लिए एक अपवाद है। अपवाद में लिखा है कि धारा 214, 213 एवं 214 का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिनका शमन विधि पूर्वक किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर एग्जाम में ऐसी बातें निकाल के पूछी जाती हैं। तो जो शमनीय मामले हैं, जो हमें शमनीय मामले बताए जाते हैं, सीआरपीसी में शमनीय मामलों का एक पूरी लिस्ट दी हुई है आपके पीछे द्वितीय अनुसूची में, उसमें उन्होंने बताया है शमनीय मामले कौन से होते हैं। तो अगर मामला शमनीय है तो इस धारा का विस्तार उस पर नहीं है। मतलब यह हुआ 213, 214 में अगर कोई व्यक्ति शमनीय अपराधों के लिए पारितोषण या फिर अन्य कोई संपत्ति का प्रतिस्थापन करता है तो इस धारा के अंतर्गत, इन धारा 213, 214 के अंतर्गत वो दंडित नहीं किया जाएगा, उसमें वो नहीं आएगा। अब बात आती है 215 की। 215 में लिखा है चोरी की संपत्ति इत्यादि, सिर्फ चोरी वर्ड यूज किया गया, लेकिन साथ में क्या लिखा है, चोरी की संपत्ति इत्यादि, इत्यादि भी लगा हुआ है। वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। ठीक है, सुनिए, जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति, चोरी जंगम संपत्ति के लिए होती है। अब आप देखिए जंगम संपत्ति संबंधित कितने अपराध हैं। छल में भी जंगम स्थावर दोनों संपत्ति आती, तो वहां भी जंगम संपत्ति आई। आपराधिक दुर्विनियोग में जंगम संपत्ति आई। तो जितने जंगम संपत्ति वाले अपराध हैं उन सब में इसलिए लिखा था चोरी की संपत्ति इत्यादि। ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति की ऐसी जंगम संपत्ति को वापस करा लेने में, किसमें, जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध, चोरी ऊपर लिख दिया लेकिन नीचे लिखा किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया जाए। आप उपहार क्यों ले रहे हो, आप उपहार इसलिए ले रहे हो, कोई अपराधी या अभियुक्त उपहार इसलिए ले रहा है कि किसी व्यक्ति की ऐसी जंगम संपत्ति वापस करा लेने के लिए, ठीक है, क्या करेगा, सहायता करेगा। सहायता करने के बहाने
या सहायता करने के बाबत कोई पारितोषण लेगा। समझिए इस बात को, कहना यह चाह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी ऐसी जंगम संपत्ति को वापस करा लेने में क्या कर रहा है, सहायता करने के बहाने या सहायता करने के बाबत, ठीक है ना, मैं मदद करूंगा या मैं मदद करने के कोई ऐसे कोई बहाना कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप तो मुझे क्या करो, मैं आपको आपकी चोरी की संपत्ति वापस दिला दूंगा, ये कहने का मतलब है। वो कहता है कि मैं चोरी की संपत्ति आपको वापस दिला दूंगा, मैं उसमें मदद करूंगा चोरी संपत्ति वापस दिलाने में, आप मुझे पारितोषण दें, ठीक है, पारितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या सहमत होगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए, वह जब तक कि अपनी संपत्ति में से अच्छा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो तो मैं आगे पढ़ूंगा, पहले आप इस धारा को समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी चोरी से संबंधित या चोरी इत्यादि जहां भी जंगम संपत्ति का यूज किया जाता है, ऐसे अपराधों की संपत्ति को वापस दिलाने के लिए दिलाने में सहायता करने के लिए या फिर सहायता करने के बाबत कोई पारितोषण ले रहा है या लेने का करार कर रहा है, उसके लिए सहमत हो रहा है, तो धारा 215 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, वह जब तक कि अपनी शक्ति में से मैं के सभी साधनों को अपराधी को पकड़वाने और अपराध के लिए दोषित कराने के लिए, यहां वो इसलिए मदद नहीं कर रहा है कि पारितोषण ले रहा है, चलो पारितोषण लेगा ये भी बस बात हो गई, लेकिन क्या कर रहा है, अपनी पूरी ताकत से उस अपनी पूरी शक्ति के अनुसार वो उस अपराधी को पकड़वाने में और दोषित कराने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखा है जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषित कराने के लिए उपयोग में न लाए, ठीक है ना। अगर इसमें उपयोग में ला रहा है तो बचाव है, तो फिर ये धारा नहीं लगेगी उस पर, ठीक है ना। धारा कब लगेगी, जब वो पारितोषण ले रहा है और लेने का करार कर रहा है और वो अपने ही हिसाब से कह रहा है कि मैं तुझे तेरी प्रॉपर्टी को जो जंगम संपत्ति है उसे वापस करा दूंगा, ठीक है ना। अपराधी को पकड़वाने और दोषित कराने का उसका उद्देश्य नहीं है। अगर अपराधी को पकड़वाने और दोषित का उद्देश्य है तो फिर ये धारा लागू, ये दंड उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सजा सुन लीजिए, अपराध के लिए सजा सुन लीजिए, 215 में 2 वर्ष तक किसी भांति कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम आते हैं धारा 216 पर। 216 में लिखा है कि ऐसे अपराधी को संश्रय देना, फिर वही संश्रय, अपराधी को संश्रय हमने 212 में पढ़ा, फिर वही बात आई, ऐसे अपराधी को संशय देना जो अविरक्षा से निकल भागा हो या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका हो। यह धारा इसलिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस बात को हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी विधिपूर्ण अविरक्षा से निकल भागा है और उसको किसी अन्य व्यक्ति ने संरक्षण दे दिया, संशय दे दिया, अपने पास रोक लिया, तो फिर उसकी दंड का प्रावधान क्या है, धारा 216 में उसके लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। क्या है कि जब किसी अपराध के लिए दोषित या आरोपित, सुनिए, जब किसी अपराध के लिए दोषित या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अविरक्षा में होते हुए, ठीक है, उस पर दोषित हो चुका है किसी अपराध के लिए या किसी अपराध के लिए वो आरोपित है, ऐसा होते हुए ऐसी अविरक्षा से निकल भागे, माने वैधपूर्ण अविरक्षा से निकल भागे, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ लोक सेवक के लिए, जब कोई लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, ठीक है, और तब कोई ऐसा आदेश जानते हुए पकड़ा जाना इस आशा से निवारित करे। यहां लोक सेवक ने क्या बोला कि उसको पकड़ना है किसी अपराधी को, ऐसा एक आदेश दे दिया। और चलो लोक सेवक के पास, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये जो लोक सेवक जो कार्य करता है उसके पास विधिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए इस कार्य को करने के लिए जो कार्य वो कर रहा है। तो लोक सेवक ने अपने विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया है, तब कोई ऐसा आदेश जानते हुए, माने उसको मालूम है कि इस अपराधी को पकड़ने के लिए आदेश जारी हो चुका है, तो आप जानते हुए क्या करता है, पकड़ा जाना इस आशा से निवारित करता है कि वो उसको संशय देगा या छिपाएगा। कोई बात क्लियर। तब दंड का प्रावधान जो हमने 213 214 पढ़ा, अगर वो मृत्युदंड से दंड नहीं है तो 7 वर्ष और जुर्माना, अगर वो आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास, माने 10 वर्ष से ज्यादा और आजीवन कारावास के बीच में है तो 3 वर्ष और जुर्माना, और अगर 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनी वाली दंडित व्यक्ति को संशय देने की बात कर रहा है तो फिर उसके लिए, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड का 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इस धारा में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस धारा में एक बात ये लिखी है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, इस धारा में अपराध के अंतर्गत
कोई ऐसा कार्य लोप भी आता है जो भारत में किया गया होता तो अपराध होता। ठीक है, भारत में किया गया अपराध होता, भारत में किया गया होता तो अपराध होता। और सुनिए, प्रत्यर्पण विधि के अधीन भारत में निरुद्धि के अधीन हो, माने अब मैं इसको समझाता हूं इसमें मतलब क्या है। इसका वो कहना चाहता है किसी आदमी ने कोई अपराध किया, भारत में जो अपराध होता है वही अपराध उसने बाहर किया। ठीक है, वो प्रत्यर्पण, या उसने मान लीजिए उसने बाहर कोई अपराध किया, जो भारत में अपराध है वो अपने उसने बाहर कर दिया, बाहर से भाग के वो भारत में आ गया, और हमारी उस देश के साथ में प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? हम उसे पकड़ने के लिए, हम अपने देश के अंदर, देश की सीमाओं के भीतर, हमारी जो पुलिस है, हमारा प्रशासन है, वो उसको पकड़ने के लिए पकड़कर उसे उस देश में जिससे वो आया है अपराध करके, उसे सौंप देंगे। ठीक है ना? ऐसा व्यक्ति भी हमारे यहाँ पर, अगर कोई अन्य व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है और प्रत्यर्पण संधि के अधीन हम उसे पकड़ना चाहते हैं, इसमें कोई क्या करता है? उसे संशय देता है, उसे छिपाता है। ठीक है, जो हमने धारा 216 में पूर्व में पढ़ा वैसा कुछ करता है, तो भी यह धारा उस पर लागू होगी। 216 के अंतर्गत अपराधी को दंडित किया जाएगा। ठीक है, अपवाद सुन लीजिए, अपवाद पहले भी आया है ये वाला। लिखा है कि इसका विस्तार, माने इस धारा का विस्तार ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता है जिसमें संशय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हुआ हो। सिंपल सी बात है। संशय देने की बात कहीं भी आएगी तो ये बात सीधी सी है कि अगर अपराधी पति है तो, और पत्नी उसको संशय देती है, तो अपराध नहीं माना गया है, पत्नी को दंडित नहीं किया जाएगा। और अगर पत्नी अपराधी है, उसको पति संशय देता है, तब भी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? ये हमारे विधि में ऐसा व्यवस्था की गई है। अब हम एक आखिरी धारा पहुंचते हैं, धारा 216। धारा 216 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बाद में जोड़ा गया, मूल संहिता में नहीं थी, 1860 में तो नहीं थी ये, लेकिन 1894 में इसको यहाँ पे इंक्लूड किया आईपीसी में। और टाइटल है सेक्शन का 216 ए का, लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। तो ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें कहना चाहते हैं जो कोई ये जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं कुछ लोग, या कर चुके हैं। फिर सुन लीजिए, अभी हम लुटेरों डाकुओं को संशय देने के लिए अपराध पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो अपराधी है वो जान रहा है, जानते हुए क्या करता है, या विश्वास का कारण रखता है कि लूट या डकैती हाल ही में होने वाली है, या ये लोग कर चुके हैं। क्या करता है? दंड से प्रतिक्षाधित करने के लिए। उसका आशय क्या है? दंड से प्रतिक्षाधित करना, इनको बचा लिया जाए दंड से, इसलिए वो संशय देगा। ठीक है, तो धारा 216 ए के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। दंड क्या है? 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस धारा में एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण। ये सारी चीजें जो अलग से होती हैं, धारा से अलग से जोड़ी जाती हैं, वो सब परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लिखा है इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशित है या की जा चुकी है। तत्वहीन है, इस डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई तत्व की बात नहीं है कि वो लूट या डकैती भारत में करना आशित है या भारत के बाहर करना आशित है। ठीक है, भारत के बाहर करने के लिए यहां पे ये सब काम हो रहा है, यहां पर उसको संशय दिया जा रहा है, ऐसा आशय रख के कोई काम कर रहा है कि दंड से प्रतिक्षाधित किया जाए, तब भी वो दंडित होगा, भले ही लूट डकैती भारत के बाहर हुई हो। ठीक है, अपवाद वही पुराना वाला, धारा 216 में हमने पढ़ा था। संशय के साथ में यह अपवाद आता है कि इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिसमें संशय देना या छुपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा ग्रुप ऑफ सेक्शन था, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगा, 19 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए। ठीक है, फिर नए वीडियो में